उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। सबसे पहले 2014 में सिविल सेवा परीक्षा पास की मैंने। तमाम लोग ये पूछते हैं कि 1 साल में संभव कैसे है? क्या ये संभव है? अब जो 3 चीज़ें थीं, जो कोई नहीं करता था या जो बहुत कम लोग करते थे, वो हमने की और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं? या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? नाम है योगेश मिश्रा और मैं उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। सबसे पहले 2014 में सिविल सेवा परीक्षा पास की मैंने। आज आपसे मैं बात करूँगा कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या इसमें दिक्कतें आईं, इनसे क्या सीखा हमने और आज उस सीख के बाद हम कहाँ तक पहुँचे। जिस यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जिन जिन परिणामों की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अधिक रोचक बात ये है कि जहाँ पर इस परीक्षा में हर साल लाखों में सिर्फ़ 1 व्यक्ति सेलेक्ट होता है, ऐसा कैसे हुआ कि हम 4 के चारों लोग उन लाखों में अपनी जगह बना पाए? और इस यात्रा की शुरुआत भी बहुत पीछे से नहीं होती। अपने स्कूली दिनों के दौरान, स्कूली जीवन के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, इवन ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हुए भी कभी भी मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आया कि मुझको सिविल सेवा परीक्षा देनी है या सिविल सेवा परीक्षा देके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ है? ये सब शुरू होता है इसकी कहानी हमारे गाँव में, जो कि है उत्तर प्रदेश के बहुत छोटा-सा एक गाँव जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ से। 90s का दौर है, हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे। ये वो दौर था जब बिजली की किल्लत थी, कंप्यूटर और मोबाइल का शायद आविष्कार भी नहीं हुआ था या हुआ था तो हमको पता नहीं था। ये वो दिक्कतों वाला दौर था। लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई पढ़ते गए और अपने माता-पिता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते रहे। माता-पिता हमेशा ये कहते थे कि जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, आगे जो होगा देखा जाएगा। थोड़े अच्छे होंगे तो आगे चल के साइंस में पढ़ लेंगे, थोड़े कम अच्छे होंगे तो आर्ट्स में पढ़ लेंगे। लेकिन साइंस पढ़ के भी क्या होगा, आर्ट्स पढ़ के भी आगे क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। हालाँकि गाहे-बगाहे खबर सुनने में मिलती थी कि हाँ, ये आदमी आईएएस ऑफिसर बन गया, ये आदमी पीसीएस ऑफिसर बन गया और उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी। उसी से के आकर्षण से कभी-कभी मन में विचार आता था कि एग्ज़ाम देंगे। किस्मत की अच्छी थी, मैंने साइंस साइड लिया, साइंस साइड में पढ़ाई करते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग के लिए। मैंने अपना इंजीनियरिंग कर लिया मोतीलाल नेहरू से, इलाहाबाद में और उसके बाद मैं अपनी नौकरी करने लगा। यहाँ से यूपीएससी का और मेरा जो भी थोड़े बहुत ताल्लुक रहे होंगे, वो भी पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन मेरी बहनों ने अपनी तैयारी जारी रखी। उनके मन में उन्होंने इस अंकुर को पल्लवित होने दिया, ये बड़ा वृक्ष बन गया और एक समय आया जब उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करने के बाद, वो तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन सफलता अब भी उनसे कोसों दूर थी, क्योंकि कोई दिशा ही नहीं थी, कोई कोई ज्ञान ही नहीं था। यहाँ दिल्ली आ गईं, दिल्ली में भी वही स्थिति थी। मैंने यही चीज़ देखा कि जो अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, बड़े घरों के लोग हैं, उनके जानने वाले 1 या 2, 3 ऐसे व्यक्ति ज़रूर रहते थे जो ऑलरेडी सेवाओं में हैं और वो उनसे सीधे गाइडेंस मिल जाता था उनको। हम लोगों की ये दिक्कत थी कि हमको बताने वाला कोई नहीं था और इसीलिए हम अंधेरे में भटकते रहते थे, हम बिल्कुल भ्रमित रहते थे। इसके बावजूद कैसे मैंने 1 साल में तैयारी की, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे 1 साल में सफलता प्राप्त की, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे बाद में सभी ने एक के बाद एक, 1 साल के अंदर सफलता प्राप्त की, उसके बारे में बात करेंगे कि वे कौन से सहायक तत्व हैं, कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमको यहाँ तक ले आते हैं। जैसा मैंने बताया मैं अपना बीटेक कंप्लीट करके मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी और मैं नोएडा में नौकरी करने लगा। उसी दौरान मेरी बहनें उन्होंने अपना पीजी कंप्लीट करके वो दिल्ली आ गईं और तैयारी करने लगीं। लेकिन एक के बाद एक, साल दर साल उनको प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। एक उसका कारण जो बाद में मुझको ये भी समझ में आता है जो सीएसएटी का इंट्रोडक्शन हुआ। कई लोगों ने कहा कि वो साइंस बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, आर्ट्स वालों के लिए लेस फ़ेवरेबल है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन साल दर साल उनको सफलता नहीं मिल रही थी। सीएसएटी का पेपर उनको बड़ा कठिन लगता था। लेकिन जब मैं उसको देखता था तो मुझको लगता था ये पेपर तो बहुत आसान है। इसमें 200 में 180 नंबर तो आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, जबकि टोटल कट ऑफ ही 190 नंबर जा रहा है। तो ये पेपर देखते हुए, ये एग्ज़ाम देखते हुए, उनसे लगातार बात करते हुए मेरे मन में यूपीएससी का वो बीज जो शायद बहुत नीचे दब गया था या शायद मर भी गया वो फिर से अपना जन्म लेने लगा, फिर से अपना आकार लेने लगा। 2012 तक मेरी नौकरी के 3 साल पूरे हो चुके थे। मुझे फ़ॉरेन जाने का मेरा नंबर आने वाला था। मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे, बॉस मेरे, उनसे भी बात की। उन्होंने भी इस आइडिया को 50-50 सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो, बट यहाँ पे तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी खोओगे। एक चीज़ की मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि यदि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि सफलता का प्रतिशत बहुत कम है, यदि तुम सेलेक्ट नहीं होते हो और वापस आते हो, तो मैं तुम्हें अपनी टीम में रख लूँगा, बशर्ते तुमको अपनी सीनियॉरिटी पोज़ीशन लूज़ करनी होगी बिकॉज़ यू आर लूज़िंग ईयर्स। इन सभी बातों को जोड़-घटाकर, गुणा-भाग करके मैंने देखा कि हाँ, सौदा बुरा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पर वो था कि आपके परिवार का समर्थन आपके पास नहीं था, क्योंकि एक इतनी अनिश्चित चीज़ है, इतनी इतनी
इतनी इतना अंधकारमय रास्ता है कि किसी ने मेरा समर्थन वहाँ पे नहीं किया कि हम नौकरी छोड़ें। मेरी बहनों ने कहा कि नौकरी के साथ करते हुए तैयारी कर लो, पैरेलली तैयारी कर लो, ऑनलाइन में तैयारी कर लो। हालाँकि उस समय ऑनलाइन में मटेरियल उतने उपलब्ध नहीं होते थे जितने 2022 में हैं, 2012 में इतना मटेरियल उपलब्ध नहीं होता था। इन सब को जोड़ के फिर फाइनली मैंने निर्णय लिया कि या तो अपनी बहनों के लिए या अपने लिए या किसी के लिए मुझको यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कि आसान लग रहा है, इसको आसान करके दिखाना है, इसमें रिज़ल्ट ला के दिखाना है। और ये करते-करते ये सोचते हुए मैंने एक दिन आया और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन कठिन काम अब शुरू होता था। इस्तीफ़ा देने के बाद आप वो रास्ता तलाशिए, आप वो मटेरियल तलाशिए, आप उन लोगों से मिलिए जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में, चाहे इंटरव्यू में। ऐसे लोगों से मिलना मुश्किल रहता था। लेकिन तमाम इंटरनेट पर पढ़ते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए और वही सारी चीज़ें हमने शुरू की, जो सब लोग करते थे। वही बुक्स पढ़ी, रेगुलर रिवीज़न किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, हार्ड वर्क किया। अब जो 3 चीज़ें थी, जो कोई नहीं करता था या जो बहुत कम लोग करते थे, वो हमने की और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तमाम लोग ये पूछते हैं कि 1 साल में संभव कैसे है? क्या ये संभव है? तो उसका जो सबसे पहला बेसिक है, वो है आपके बेसिक्स मज़बूत होने चाहिए। अगर आपका बेसिक मज़बूत है, तो आप कोई भी काम इस तरह का एग्ज़ाम 1 साल में निकाल सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपने ये बेसिक बात समझ ली कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में सारी शक्तियाँ भारत के लोगों के अंदर निहित की गई हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में 2 दिन का समय लगेगा। ये बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अगर सभी सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ें आप समझ गए, जैसे भूगोल का एक बेसिक है, जो गर्म चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी, जो ठंडी चीज़ होगी वो नीचे आएगी। अगर आपने इस बेसिक चीज़ को समझ लिया, तो सारा भूगोल समझने में आपको 1 हफ्ते का समय लगेगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, अपनी तैयारी पूरी करने में 1 साल का समय लगेगा, ये निश्चित है। अब दूसरी बात आती है, वो है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। जब आप तैयारी करते हैं, चूँकि एक उम्र भी ऐसी होती है जो कि युवा अवस्था में अधिकांश लोग आप हैं, हम भी थे। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। इस चीज़ को हमने 1 साल के लिए अवॉइड किया। 1 साल के लिए आप यकीन मानिए हमारे जो पिछले 4 महीने पहले हमारे कोलीग थे, उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ रहता था, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, क्या पढ़ता था। अपने मोबाइल नंबर मैंने बदल दिए, हर हर जगह आना-जाना बंद कर दिया। सिर्फ़ उन्हीं लोगों से मैं मिलता था जिनसे मुझको लगता था कि इनसे मिलने में मेरा कोई फ़ायदा है। इनसे मिलने में मुझको परीक्षा को लेके कोई हेल्प मिलेगी। सिर्फ़ उन्हीं लोगों से मिलता था। इस डिस्ट्रैक्शन को मैंने पूरी तरह अवॉइड करके अपने आप को एकदम नैरो कॉन्टैक्ट में रखा और ये जो दूसरी चीज़ थी, जिसने मेरी बहुत मदद की 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर करने में। तीसरी आती है प्लानिंग। जब मेरे पास 1 साल का समय मिला, तो मैंने इतनी बढ़िया से सारी प्लानिंग की कि मेरा 11 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही बाद में ऐसे लोग मुझको मिले, जिनके पास मान लीजिए 9 महीने का समय है, 10 महीने का समय है। आप उस 10 महीने के अकॉर्डिंग आपको जो भी उपलब्ध समय है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाइए। हमने हमेशा ऐसी प्लानिंग बनाई, जितना समय उपलब्ध है, आप उसमें ऐसी प्लानिंग करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप प्रॉपर रिवीज़न कर लें। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप चल रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट भी बिना प्लानिंग का ही आएगा। और आप वो प्लानिंग कमीशन की तरह 5 साल की जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ आती थी, आपकी तैयारी उसी तरह योजनाबद्ध तरीके से चलती रहेगी। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे, 1 साल में आएँगे, 1 साल तैयारी करेंगे और 1 साल की प्रोसेस में आप निकल जाएँगे। क्योंकि ये बात आप ज़रूर जान लीजिए कि जितना समय और जितना वर्ष आप तैयारी में लगाते हैं, इसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, ना आपको मिलता है और ना देश को मिलता है। आप जितनी देर से सेवा में पहुँचते हैं, आपको आपका सीनियॉरिटी का उतना लॉस होता है और देश को आपकी सेवाओं का लॉस होता है। अगर आप योग्य हैं और आप जल्दी पहुँचते हैं, तो देश को आपकी सेवाओं का लाभ अधिक मिलता है, जल्दी मिलता है और आपको लाभ है ही है, जब आप जल्दी पहुँचेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जिनको लेके हम हमेशा आगे बढ़े, सभी को हमने आगे बढ़ाया, अपने चारों भाई-बहनों को आगे बढ़ाया और वो सभी लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ना सिर्फ़ यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिए, जैसे मेरी छोटी बहन थी, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सफलता पाई। मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने यूपी में पीसीएस में सफलता पाई। मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने यूपी में पीसीएस में सफलता पाई। तो इन 3-4 सालों में हमने जो भी एग्ज़ाम दिए, उन सब में अंतिम स्तर तक हमको सफलता प्राप्त हुई। ये इस प्रकार का फ़ॉर्मूला एक हमने डेवलप कर लिया था। जब हम चारों को सफलता प्राप्त हो गई, तो ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। उसके बाद तमाम लोग हमारे संपर्क में आने लगे, हमने उनको गाइड करना स्टार्ट किया और पिछले 9 सालों में एक अंदाज़ा मुझको लगता है तो 100 के आस-पास ऐसे लोग हो गए होंगे, जो हमारे संपर्क में आए, हमसे गाइडेंस लिया और अब वो सेलेक्ट होकर भारत सरकार को या अपने प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो कई बार सेलेक्ट हो गए। सपोज़ वो एक बार आईआरएफ में सेलेक्ट हो गए, अगली बार आईएएस में सेलेक्ट हो गए। एक बार आईआरटीएस में सेलेक्ट हो गए, अगली बार आईआरएस में सेलेक्ट हो गए। ऐसे करते-करते उन्होंने मल्टीपल टाइम्स भी सफलता प्राप्त की।
तो ये एक क्रम बन गया, एक सिलसिला बन गया। इसका कारण एक ये भी था कि हम जब चारों सेलेक्ट हो गए तो कई लोग हमसे ये पूछते थे, हम चारों से अलग-अलग पूछते थे कि आपने ये कैसे किया? आंसर राइटिंग कैसे करें? कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियरेंस की स्टेज पर ले आएँ? इन सभी बातों को सुनते हुए और साल दर साल ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। तो इन सभी बातों को सुनते हुए और समावेश करते हुए हम लोगों ने खुद अब एक इनिशिएटिव लिया है और एक ग्लोरी आईएएस के नाम से हमने अपना एक चैनल और अपना एक प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम अब के समय के लोगों को गाइडेंस देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये थी हम लोगों की कहानी जो लगभग 90s से स्टार्ट होती है। 2012 में उसमें एक डिसिसिव टर्न आता है, एक खतरनाक मोड़ आता है और वो चलते-चलते अब 2022 में पहुँचती है, जिसमें 2014 में मेरा अपना सिलेक्शन होता है। मेरी छोटी बहन 2015 में सेलेक्ट होती हैं, बड़ी बहन 2016 में सेलेक्ट होती हैं और उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं, वो भी सेलेक्ट होते हैं। मैं इस समय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में हूँ, वर्तमान में शाहजहाँपुर यूपी में पोस्टेड हूँ। मेरी बहन जो आईपीएस हैं, वो कर्नाटक में पोस्टेड हैं, कर्नाटका कैडर की आईपीएस हैं। मेरी छोटी बहन झारखंड कैडर की आईएएस हैं और वो रामगढ़ एक ज़िला है, वहाँ की डीएम हैं। और मेरे छोटे भाई झारखंड में ही कोडरमा एक ज़िला है, वहाँ के डीडीसी हैं, सीडीओ जिसको अपने यहाँ बोलते हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो इस पूरी कहानी में हम ये देखते हैं कि यूपीएससी एक कठिन परीक्षा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रहे होंगे या आप तैयारी करने की सोच रहे होंगे। उनसे मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मेधा में कोई कमी नहीं है और आपके कठिन परिश्रम में किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, उनको आप अपने अंदर ले आएँगे, आप उनका आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी बहुत कम समय में, बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से बाहर निकल कर देश को अपनी सेवाएँ देना प्रारंभ कर सकते हैं। इनमें 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई से संबंधी नहीं है। पहला है उसमें मेंटल हेल्थ और दूसरा है आपके माता-पिता। पहला है आपका हेल्थ और दूसरा है आपके माता-पिता। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान तैयारी के दौरान आपकी हेल्थ प्राइम होनी चाहिए, बिल्कुल आप फिट रहने चाहिए क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई-लिखाई, सारी तैयारी वो धरी की धरी रह जाती है यदि आपको एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के समय आपका हेल्थ आपका साथ छोड़ देता है। अब हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है, एंगर में ले जाता है। ये सारे मेंटल इश्यूज़ हैं। आजकल के समय तो आप देखें बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ इसकी बात कर रहे हैं। बहुत इसकी बातें होती हैं। पहले इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इस पर अपना गौर रखा क्योंकि हमको पता है कि जब आप एग्ज़ाम में मेंटली फिट होंगे, तभी आपके अंदर का सारा ज्ञान एग्ज़ाम में बाहर निकल के आ पाएगा। चाहे आप आंसर कॉपी में, चाहे इंटरव्यू में, आप अपना पूरे ज्ञान का प्रदर्शन तभी कर पाएँगे, जब आप मेंटली अलर्ट रहेंगे और फिट रहेंगे। दूसरा आता है हमारे माता-पिता, उनके सहयोग और उनके समर्थन, उनके आशीर्वाद यदि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो बहुत कठिन यात्रा भी बहुत आसान हो सकती है। बहुत सारी बाधाएँ हट सकती हैं। आप हम चारों को देखेंगे और हम चारों के बीच में कॉमन एलिमेंट जो है वो हमारे माता-पिता हैं। यदि चारों में कोई कॉमनैलिटी है तो हमारे माता-पिता हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो माता-पिता, उनका पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद हम सभी के साथ रहा, जिसकी वजह से हम सभी एक ही तरह का रिज़ल्ट प्राप्त कर पाए और जो कि एक अच्छा रिज़ल्ट है यूपीएससी के क्षेत्र में।